नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला हमारा आर्टिकल है वो हमारे लोकतंत्र के बारे में है। राइटर ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र में कुछ खामियां आ रही है, हमारे लोकतंत्र में एक कमजोरी आ रही है। उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। किन तथ्यों को रखते हुए राइटर ने ये कहा है, उसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो महिलाओं के लीडरशिप के बारे में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने हैं हमारी विधायिका में, हमारे लीडरशिप रोल में। उसके साथ में वैश्विक रूप से महिलाओं की क्या भूमिका रही, जहाँ पे महिला राष्ट्राध्यक्ष थे। तो इस महामारी के दौर में उन्होंने कैसे इस पूरी परिस्थिति को कंट्रोल करा, उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो एनजीओ में अभी तक जो फॉरेन फंडिंग होता था उससे जुड़ा हुआ जो कानून है एफसीआरए, उसमें बदलाव लाई गए, तो उसके बारे में ये चर्चा करता है और इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में ये भी आर्टिकल बात करता है। चौथा आर्टिकल जो है वो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में बदलाव लाया गया। जैसे तीन फार्म बिल्स थे, उन्होंने उन्हीं में से ये एक फार्म बिल था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो क्या बदलाव लाया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत में न्यूज इन क्लैशेज, जिनमें हम मुख्य जो समाचार है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखोगे कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज है लॉ सीखो की, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए हमारा आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो ये है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनमें से किस देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। आपका ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है बेलारूस, ऑप्शन सी है जिबूती, या ऑप्शन डी सूडान। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को कम उम्मीदवार बनाती है, या हम समझ लें कम टिकट देती है, क्योंकि ये माना जाता है कि महिला उम्मीदवारों की क्षमता में कमी है। यह एक दुष्चक्र है जिसे हमें तोड़ने की जरूरत है। इस पर एक विस्तृत चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है भारतीय जो लोकतंत्र है उसको रिव्यू करता हुआ यह आर्टिकल है कि क्या हमारा सब लोकतंत्र है जो कमजोर हो गया है, क्या अभी भी ये लोकतंत्र की मूल भावनाओं पर टिका हुआ है क्या, उसके बारे में चर्चा करता है। तो ये समाचार में कैसे आया, तो जैसे आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस ने 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। मतलब ये ऐसा समय है जहां पर हम रिव्यू करें, जहां हम समीक्षा करें हमारे लोकतंत्र की, सिर्फ एक देश में नहीं पूरे विश्व में। तो उन्होंने डिस्टोपिया कहा है, इस आर्टिकल का हेडिंग ही है कि क्या हम उस डिस्टोपिया के कंडीशन में पहुंच गए। तो डिस्टोपिया क्या होता है, डिस्टोपिया का मतलब होता है किसी भी चीज का तबाह हो जाना, खासकर लोकतंत्र की या देश की दृष्टि से, जिससे लोगों में एक सफरिंग हो, एक हीन भावना हो, एक काफी ज्यादा चिंताजनक एक विषय बन जाए। तो ये डिस्टोपिया का एक साधारण मतलब ये हो जाता है। तो अगर हम भारतीय डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की समीक्षा करें, तो उसमें राइटर ने बताया गया है कि हाँ, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र प्रेस है, स्वतंत्र और अधिकार दिए गए हैं लोगों को, फंडामेंटल राइट से, सिविल लिबर्टी से, इन सब सारी चीजों की बात की गई है। ऐसी सारी चीजें देने वाला ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे विश्व में। लेकिन जब भी हम इसकी समीक्षा करते हैं तो राइटर ने बताया कि ये बड़ी आधी अधूरी सी होती है, भले ही वो सरकार की तरफ से खास तौर पे हो। तो सरकार वही सारे काम करना चाहती है, उसी और बढ़ना चाहती है जिसके लिए वो एक आउटकम लेकर एक आउटकम, एक उत्पादक एक दृष्टि से ही आगे बढ़ती है कि हमें ये आउटकम चाहिए और हम इसी और काम करेंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है कि काफी ज्यादा ऐसी चीजें होती है, मूलभूत सुविधा होती है जिनसे ध्यान हट जाता है। उसी का उदाहरण देते हुए राइटर ने बताया है कि अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 को देखें तो हम वहां पे 144वें स्थान पर है आउट ऑफ 153 कंट्रियों में। तो 153 कंट्री में जहां पर हम 144 स्थान पर है, तो ये राइटर ने जो एक मुद्दा उठाया है कि हम केवल आउटकम बेस्ड ही काम करते हैं, तो उसकी ओर ये इशारा करता है कि इससे दुष्परिणाम क्या आते हैं। उसके बाद में जो दूसरी बात कही गई है कि डेमोक्रेसी इज बिल्ड बाय पीपल, मतलब लोकतंत्र जो है वो लोगों से बनता है। जैसे आपको अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन याद होंगी डेमोक्रेसी की, कि बाय द पीपल फॉर द पीपल।
तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने इस मूल भावना को रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने इसकी बात की गई कि जो लोकतंत्र है वो लोगों के द्वारा ही बनता है, लोगों के लिए ही बनता है। उसी का एक उदाहरण है कि 1960 के अगर हम दशक में देखें तो अमेरिका में, यूएस में हमने देखा कि ब्लैक एम्पावरमेंट जो वहाँ पे रंग एक रंग भेद की जो एक परिस्थिति वहां पर थी, उससे उबारा गया वहां के देश को। उसके साथ में वहां पे वुमेन को जो है, महिलाओं को अधिकार दिए गए, वहां पे लैंगिक स्वतंत्रता दी गई। ये सब पहले नहीं थे, या ये वहां पे कोई स्टेट के सपोर्ट से नहीं आए, ठीक है। वहां पे ये लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने वॉइस रेस किया, उसके परिणाम स्वरूप ये उनको उपलब्धि मिली और वो ये सारी कुरीतियों से बाहर आ पाए। तो यहाँ पर और हम बात करते हैं कि स्टेट का जो रोल है, जो राष्ट्र का जो रोल है, ठीक है, वो एक्चुअल जो रोल है वो इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी बढ़ाने से है कि कैसे वो सिर्फ चुन के ना आ जाए, वो केवल कुछ काम करके ना रह जाए, वो साथ में हर एक नागरिक को एम्पावर करे, सक्षम बनाए, उसको कैपेबल बनाए। इसी का उदाहरण जो है वो अमर्त्य सेन की बातों से भी मिलता है कि अमर्त्य सेन ने कहा है कि जो सिटीजन, जो इंडिविजुअल करना चाहे, उसके लिए सरकार उसे कैसे मदद करे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। वो होता है एक्चुअल में डेमोक्रेसी और स्टेट का रोल। उसके साथ में अगर इसका उदाहरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस और राइटर ने बताया है कि हम इस और ध्यान नहीं देते, हम इंडिविजुअल कैपेबिलिटी बिल्डिंग में हम इतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम 190 देशों में 129वें स्थान पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अनुसार हम देखें, जो कि खास तौर पे स्वास्थ्य और शिक्षा को मानक रख के बनाया गया है। तो जब हम इन दो क्षेत्रों में सबसे पीछे हैं तो हम कैसे हमारा इंडिविजुअल को सक्षम बना पाएंगे, उनकी कैपेबिलिटी आगे बढ़ा पाएंगे, और इसी से असली लोकतंत्र का जो एक सपना है हम साकार कर सकते हैं। अगर भारत जैसे देश में देखें जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में हम इतने पीछे हैं, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिफर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी लंबे समय तक कास्ट सिस्टम रहा, जिसके कारण बहुत बड़ी भारत में जनसंख्या को एजुकेशन मिला ही नहीं। अभी तक हम भारत में ऐसे देखते हैं कि कई लोग तो ऐसे जो अभी फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जो पहली बार उनके परिवार में से स्कूल जा रहे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी है। तो जिस ऐसे देश में जहाँ पे इतने लंबे समय तक वंचित रहे उस देश के निवासी, तो वहां पर क्या एक ऐसा अप्रोच जो अभी तक चले आ रहा है वो ऐसा अप्रोच रखते हैं, हम सच में लोकतंत्र की मूल भावना को सिद्ध कर सकते हैं। उसके साथ में अगर हम स्कूलों की भी बात करें तो वहां पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है बिजनेस। बिजनेस मतलब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा पाए, और प्रॉफिट आप तभी कमा पाओगे तब आप संपन्न वर्ग को टारगेट करें, जब आप उन्हीं पर ध्यान दें। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो केवल रिच पीपल के लिए ही फोकस्ड है, राइटर ने ये बताया है। उसके साथ में कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो बातें की गई है उसको भी नेग्लेक्ट करने की, उसको भी पीछे रखने की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो 1950 में जो सबसे पहला संशोधन संविधान में आया था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लाने के लिए लाया गया था। उसके साथ में अगर हम डीपीएसपी की बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 है हमारे संविधान का, उसमें भी हेल्थ और एजुकेशन की बात की गई है। तो अगर हम आर्टिकल 45 देखें तो आर्टिकल 45 जो था उसी को ध्यान रखते हुए राइट टू एजुकेशन लाया गया। उसके साथ में आर्टिकल जो 46 है वो भी बात करता है कि हमारे वीकर सेक्शन जो है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, उनको हम एजुकेशनली और इकोनॉमिक उनके इंटरेस्ट के लिए काम करें और उनको मजबूत बनाएं। साथ में जो आर्टिकल 47 है वो भी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है, वो स्वास्थ्य की, पब्लिक स्वास्थ्य की बात करता है, कैसे हम पब्लिक स्वास्थ्य को, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, उसको और अच्छा बना पाए। तो चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल की ओर पढ़ते हैं जो कि वुमेन लीडरशिप के बारे में है, वुमेन नेतृत्व के बारे में है। तो अभी ये समाचार में क्यों है, 3 कंट्रियों की बात की गई है, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड। तो ये तीनों कंट्री में जो एक समानता है, ये अलग अलग महाद्वीप में है,
लेकिन इनमें जो एक समानता है वो ये है कि इन तीनों देशों की राष्ट्राध्यक्ष जो है, जो यहाँ की सरकार की कमान संभालती है, वो तीनों देशों में महिलाएं हैं। और इन्होंने काफी अच्छे तौर पे इस महामारी को हैंडल किया है, इससे इसको काफी बेटर वे में इन्होंने डील करा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें जो एक कॉमन चीज है वो की है महिलाएं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बनता है कि जहां पर महिला राष्ट्राध्यक्ष है, सरकार की प्रमुख है, उन देशों ने इस महामारी को काफी अच्छे से मैनेज किया है, काफी अच्छे से हैंडल किया है। तो अगर हम इससे संबंधित कुछ स्टडी की ओर ध्यान दें, तो हम यूएस में ही देखते हैं कि जिस राज्य में, जो यूएस के जो प्रोविंस है, जो प्रांत है जिसमें महिला गवर्नर है, वो देशों में कोविड 19 से संबंधित मृत्यु बहुत कम देखने को मिली एज कम्पेयर टू जहां पर मेल गवर्नर है, जहां पे पुरुष राज्यपाल है, गवर्नर्स है। वही अगर हम भारत में भी देखें, तो भारत में एक बहुत अच्छा स्टडी किया गया, जो कि जिन्हें नोबेल मिला गया है, आपको पता है कि डेफ्लो जी और उसके साथ में जो उनके को ऑथर थे, चट्टोपाध्याय जी, इन लोगों ने एक स्टडी किया था और उन्होंने ये पाया था कि जहां जहां प्रधान है, ठीक है, प्रधान मतलब ग्राम पंचायत में जहां पर सरपंच महिला है, उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छे से काम करा है। खासकर जो महिलाओं से जुड़ा हुआ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो इनको पता है कि महिलाओं को कितनी समस्या फेस करनी पड़ती है। तो वो इस मामले में काफी ज्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए जो भी उनको व्यय आया है, उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से काम किया है, जो कि खासतौर पे महिलाओं से संबंधित है। तो ये कुछ दो उदाहरण है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है हमारे ग्राम पंचायत में कि जो उनको एक्सपेंडिचर किया, जो उनको व्यय मिला है, वो पूरा खर्च हो ही नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण सेट किया गया है महिला प्रधान के द्वारा। उसके साथ में थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम मताधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के मताधिकार की बात करते हैं। तो भारत में अगर देखें तो 1950 पहला टाइम था, जब पहला समय था जब हम सारी महिलाओं को बराबर का हक मिला, उनको वोट डालने का बराबर हक मिला। तो ये हमारे पहले जो जनरल इलेक्शन थे 1951-52 में जो हुए, उनमें उन्हें ये हक मिला। उसके बाद में अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, यूएस में देखें, तो 1920 में यहाँ पर इन्हें ये अधिकार मिला, जो कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद में, दशकों लंबी लड़ाई के बाद में उन्हें ये प्राप्त हुआ। उसके बाद में हम यूरोप का उदाहरण देख लेते हैं, तो यूरोप में ये इंटर वॉर पीरियड में मिला, जिसका अर्थात है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो कि 1914 से 18 का समय था, तब से वहां पे यूरोप में मताधिकार औरतों को मिलने लगा। उसके बाद में ऐसा नहीं था कि 1914 से 18 में सभी देशों में मिल गया, धीरे धीरे ये एक लहर उठी और ये सबको एक साथ मताधिकार आगे आगे समय के साथ में मिलता गया। उसके साथ में भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है, यहाँ की लीडरशिप में, यहाँ के नेतृत्व में महिलाओं की क्या भूमिका, इसके बारे में राइटर ने थोड़ा सा बताया है कि अगर हम फीमेल फीमेल लीडर्स देखें, महिला लीडर्स को अगर हम देखें, तो इंदिरा गांधी है, जयललिता है, मायावती है, सुषमा स्वराज है और ममता बनर्जी है। तो ऐसे कुछ हमारे ये लीडर्स हुए हैं। तो अगर हम प्रधानमंत्रियों की बात करें तो सिर्फ इंदिरा गांधी ही रही है। मुख्यमंत्रियों में देखें तो जयललिता, मायावती, सुषमा स्वराज और ममता बनर्जी जैसी ही कुछ लीडर रही है। मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पहले ऐसा था कि हमारे देश के चारों कोने में, अगर हम नॉर्थ को देखें तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में महिला मुख्यमंत्री थी, उसके साथ में गुजरात में आनंदीबेन थी, दक्षिण में देखते थे तमिलनाडु में जयललिता थी और पूर्व में ममता बनर्जी थी। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो में अभी देखें तो केवल ममता बनर्जी ही ऐसी फीमेल एक चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। उसके साथ में अगर हम मिनिस्ट्रल में देखें, कैबिनेट मिनिस्ट्री में अगर हम देखें कितने मंत्री पदों पर महिला है, तो ये प्रतिशत केवल 10% के आसपास ही होता है। उसके साथ में अगर हम हमारे लोकसभा की बात करें, तो हमारे लोकसभा में अभी तक का महिलाओं का जितना प्रतिनिधित्व रहा वो काफी हद तक ठीक है। लेकिन अगर हम अभी की भी वास्तविकता की इस लोकसभा की बात करें, तो केवल 14% ही महिला सांसद है हमारे लोकसभा में। अगर यही हम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस रिपोर्ट ऑन वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल पार्लियामेंट्स देखें, तो उसमें हम 192 कंट्रीज में 143rd स्थान पर खड़े होते हैं। उसके साथ में एक उदाहरण दिया है कि रवांडा जैसा एक जो अफ्रीकी देश है, काफी छोटा देश है, ठीक है,
और काफी नया लोकतंत्र भी वहां पर इतना नया नहीं है, लेकिन वहां पर अगर हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर 60% जो वहाँ की संसद है वहां पर महिला की मौजूदगी है। इसके साथ में अगर हमारे कानूनों की बात करें कि हाँ ऐसा नहीं हुआ कि हमारी संसद में कभी चर्चा नहीं हुई वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की। वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया जब एच डी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये सबसे पहले ही उन्होंने ये बिल प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका काफी विरोध देखने देखने को मिला, क्रॉस द पार्टी ये विरोध देखने को मिला। उसके बाद में 2010 में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि राज्यसभा ने इस बिल को पास किया। ये बिल क्या कहता था कि 33% जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, जो राज्यों की विधायिका है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर, और साथ ही लोकसभा में। पर ये अभी भी लोकसभा में पेंडिंग है, उसके साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने भी इसका अप्रूवल नहीं दिया है। तो चलिए FCRA जो बिल नया पारित किया गया है उसके बारे में बात करते हैं कि ये एनजीओ की फॉरेन फंडिंग पे कैसे प्रभाव डालेगा। तो ये समाचार में कैसे आया है, अभी अभी पास हुआ, इसी सत्र में पास हुआ। FCRA क्या है? FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल 2020। तो नाम से ही जैसे पता चलता है कि फॉरेन फंडिंग कितना अलाउड होगा और ये कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उससे संबंधित ये कानून है। तो इस कानून की कुछ खास बातें क्या है वो देख लेते हैं। जो एनजीओ का प्रशासनिक एक्सपेंसेस है, जो व्यय है, वो अब केवल 20% ही फॉरेन डोनेशन से हो सकेगा। तो यहाँ पर एक कैप लगा दी गई। जो दूसरा फीचर है वो ये बताता है कि अगर आपको फॉरेन फंडिंग लेना है तो आपका SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो सरकारी बैंक है, उसकी दिल्ली ब्रांच में आपका खाता होना जरूरी है। उसके साथ में जो एक ट्रांसफर होता था फॉरेन फंडिंग का, उसको भी अब मना कर दिया गया, उसे भी प्रोहिबिट कर दिया गया है कि अब आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं ये फंड किसी भी और आउटफिट को। उसके बाद में जो चौथा बिंदु है वो ये है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, जो गृह मंत्रालय जो है, उसको ये पावर मिल गई है कि वो कभी भी किसी भी एनजीओ का FCRA सर्टिफिकेट निरस्त कर सकता है। तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, राइटर ने बताया है कि एनजीओ जो कि बहुत सारी गतिविधियों से संबंधित रखते हैं, काफी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो इनके कामों में कमी आने की, क्योंकि फंडिंग कम होंगी तो ऑब्वियसली आप कम लोग हायर कर पाएंगे और आपकी गतिविधियां भी, जितनी एक्टिविटीज है उसमें भी कमी आएगी। तो भारत में एनजीओ कैसे इंपॉर्टेंट है उस और ध्यान देते हैं कि काफी विभिन्न गतिविधियों में ये काम करते हैं, जैसे ह्यूमन राइट हो गया, या श्रम कानून हो गया, श्रमिकों के अधिकार की बात हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, या लीगल एड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए, या तो लैंगिक समानता की बात की गई। इवन ये अनुसंधान जो है, रिसर्च में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत जैसे देश में करते हैं। तो कोविड-19 के महामारी का उदाहरण दिया है कि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जी ने ही ये बोला है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार की ही जवाबदेही, सिर्फ सरकार के ही प्रयास नहीं, यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है उनके भी प्रयास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और जब यहाँ पर आप सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य भूमिका आती है एनजीओ की। वही अगर कम्युनिटी लेवल की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, तो इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है केरला, ओडिशा, राजस्थान जैसे राज्यों में, खासतौर पे इस कोविड की महामारी से लड़ने के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जहाँ भी देखिए ऐसा है, सरकार जो है वो हर किसी तक नहीं पहुंच सकती, कुछ सीमित कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। सरकार का ये कर्तव्य है कि वो हर मनुष्य तक पहुंचे, हर आखिरी नागरिक तक पहुंचे। लेकिन जहाँ पर ये गैप छूट जाता है वहां पर ये एनजीओ जो है वो काफी अच्छे से काम करते हैं। ये सवाल उठाते हैं उन वंचित नागरिकों का, फिर वो भेदभाव से संबंधित हो, ये वो हाशिएकरण से संबंधित हो, या वो संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं, उसके वायलेशन से जुड़े हुए हैं, या ये ह्यूमन डिग्निटी मानव अधिकार से संबंधित हो। तो ये सारे, ये कुछ बड़े उदाहरण है कि वो ऐसे प्रश्न उठाते हैं और सरकार के सामने लेकर आते हैं कि यहाँ यहाँ पर आपका गैप रहा हो, यहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। उसके साथ में केवल यही नहीं, बहुत अच्छे ऐसे कानून हैं जहाँ पर इन सिविल सोसाइटी की, इन एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कानून, जो कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर काफी अच्छे से काम करा, और ये सिविल सोसाइटी ने ही जोर दिया था कि ये कानून आ पाए। उसके साथ में राइट टू एजुकेशन एक्ट है,
फॉरेस्ट राइट एक्ट से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। ठीक है, ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण कानून है जहां पर एनजीओ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो चलिए हमारे अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, एसेंशियल आइटम्स के ऊपर जो है। अभी अभी हमारे संसद के द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 पारित कर दिया गया, जो कि डीरेगुलेट करता है कुछ कमोडिटीज को, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गए, तिलहन हो गया, ठीक है, खाद्य तेल हो गया, प्याज हो गए, टमाटर हो गए। तो इन सबको जो रेगुलेट किए जाते थे सरकार की द्वारा, अब ये रेगुलेट नहीं किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। तो ये कैसे बदलाव लाया गया है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है सब सेक्शन 1A को इन सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो जो सेक्शन 3 है वो बात करता है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन, सप्लाई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है, उसको बांटा कैसे जाएगा एसेंशियल कमोडिटीज को, इसकी ये बात करता है। तो एसेंशियल कमोडिटीज में कौन कौन आएगा, क्या आएगा, वो हमको कहाँ से पता चलता है। एसेंशियल कमोडिटीज जो जरूरी जो चीजें हैं वो कहाँ पर हमको इसका डेफिनेशन मिलता है, वो डेफिनेशन मिलता है हमको सेक्शन 2A में। तो सेक्शन 2A एसेंशियल कमोडिटीज बताता है कि जो भी आपके शेड्यूल में मौजूद है, जो भी इस एक्ट के शेड्यूल में दिया गया है, जो भी चीज है वो आपकी एसेंशियल कमोडिटी मानी जाएंगी। तो यहाँ पर अंडर द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू एड रिमूव अ कमोडिटी इन द लिस्ट। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये केंद्र सरकार को ये एक शक्ति दी गई है कि वो किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज को इस लिस्ट में ला सकता है, शेड्यूल में ला सकता है और शेड्यूल से बाहर निकाल सकता है इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और विद कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार के सहयोग के द्वारा सरकार से कंसल्टेशन में और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनमानस के लिए। तो ये जो एक लिमिट्स था वो किस और सरकार अभी ला सकती है उसकी बात करते हुए राइटर ने बताया है ये कि ऐसा अभी तक कोई, ठीक है आपने इसको कमोडिटी से बाहर निकाल दिया लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्लियर फ्रेमवर्क नहीं लाया गया है, ठीक है, बट प्रोवाइड्स अ प्राइस ट्रिगर। तो जहाँ पे भी प्राइस ट्रिगर होगा वहां पे सरकार की भूमिका आ सकती है, केवल इस एक्ट में इतना मिलता है। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर बताया कि 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस इन लास्ट 12 मंथ। पीछे अगर हम 12 महीनों की बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, जो कि हमारे पेड़ पौधों से जैसे सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गए हमारे, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है ये सारी चीजें आ जाती है। तो इसमें पिछले एक साल में 100% तक की इसमें इजाफा देखने को मिला है। एवरेज रिटेल प्राइस जो है पिछले 5 वर्षों में वहां पर भी एक हमको इंक्रीज देखने को मिला है। उसके साथ में जो नॉन पेरिशेबल फूड स्टफ है, प्राइस ट्रिगर अगर वहां पे कहता है 50% तक, तो वहां पे भी एक सर्कमस्टेंसेस प्राइस ट्रिगर का आ सकता है और यहाँ पर ये एसेंशियल कमोडिटी और सरकार यहाँ पर अपनी एक भूमिका निभा सकती है। तो उसके साथ में ये भी कहा गया है कि कहाँ कहाँ इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो उसमें जो चीजें कही गई है वो है वॉर में, फेमाइन की कंडीशन में, अगर कोई महामारी होती है उस कंडीशन में, या तो अकाल पड़ जाता है उस कंडीशन में, या तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं बनाती है। तो अगर हम कुछ पास्ट इंस्टेंसेस देख ले तो 2006 से लेकर 2017 तक जो दालें हैं इनको रेगुलेट किया गया, 2008 से 14 तक राइस का जो उत्पादन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन था इसको सरकार के द्वारा रेगुलेट किया गया, और एडिबल ऑयल जो है, खाद्य तेल जो है, इन्हें 2008 से 18 तक सरकार द्वारा रेगुलेट किया गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो अब जहां पर सरकार ने इसको रेगुलेशन अपने और से हटाएगा तो सरकार अपने बाद में इनको इतना संग्रहित नहीं करने वाली। तो यहाँ पे भूमिका आ जाती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, जो सप्लाई चेन है उसमें, कोल्ड चेन में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो चलिए आज के हमारे महत्वपूर्ण समाचार देख लेते हैं। तो टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं उनकी हर वर्ष वो एक लिस्ट जारी करते हैं। 2020 के लिए भी लिस्ट जारी की गई, तो उसमें किन किन भारतीयों का नाम आया है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया है, एक्टर आयुष्मान खुराना का उसमें नाम आया है,
जो बिल्किस दादी है उन्हीं का भी नाम आया है, जो कि फेस बनी थी एंटी सीए प्रोटेस्ट में। उसके साथ में सुंदर पिचई जो है भारतीय मूल के है। अल्फाबेट के सीईओ है। अल्फाबेट वो कंपनी है जो गूगल को ओ करती है, उसके सीईओ है। उसके साथ में प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को भी इस लिस्ट में रखा गया है। उसके साथ में जो दूसरी खबर है वो बेलारूस से आ रही है। तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति के वहां पे इलेक्शन हुए थे हाल ही में। ये इलेक्शन में काफी धांधलियों की बात की गई थी, लेकिन उसके होते हुए भी वहां का जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने छठी बार 6th टर्म है वहां के प्रेसिडेंट का, जो कि एलेक्जेंडर लुका शेनको, इन्हें वापस राष्ट्रपति पद का शपथ दिला दी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये काफी लंबे दौर से यहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए हैं। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर बनता है। यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है। फेयर इलेक्शंस के नाम पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए हैं, कई बार यूरोप के द्वारा, कई बार और पश्चिमी देशों के द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं। उसके साथ में लोकसभा ने बिल पारित कर दिया, एक और बिल पारित करा है कि कैसे हमारे पोर्ट्स ऑपरेट किए जाएंगे, जो हमारे बंदरगाह है उनको कैसे ऑपरेट किया जाएगा। तो ये बिल का नाम है मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, जो कि एक रेगुलेशन और ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इन मेजर पोर्ट्स का, उसके बारे में बात करता है। इनका प्रशासन कैसे होगा, इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में ये बिल चर्चा करता है। उसके साथ में एक बोर्ड भी बनाने की बात की गई, जो है बोर्ड्स ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटीज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।